बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द कोडर वर्ल्ड। आई होप कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से दो नंबर्स हम यूज़र से इनपुट लेके उसकी एडिशन परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर नंबर 11 था उसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम कैपिटल लेटर को हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल लेटर में। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 12 है उसमें हमने सीखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ये ऑफसेट क्या होता है और LEA इसको क्या कहते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल द कोडर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप मेरा चैनल द कोडर वर्ल्ड सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैंने बात की है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑफसेट एंड LEA। सबसे पहले हम वेरिएबल्स की बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहला जो पॉइंट हमारे पास लिखा है वो ये है कि वे टू इनिशियलाइज द वेरिएबल इन प्रोग्राम, यानी कि हम कहाँ जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, क्योंकि हर लैंग्वेज में कोई ना कोई जगह होती है कि जहाँ वो वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं। तो मैंने नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, डॉट मॉडल स्मॉल, डॉट स्टैक, 100 डॉट डेटा और डॉट कोड के दरमियान हम जो है अपना वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाते हैं। वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन द डाटा डायरेक्टिव ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर, यानी कि जो डाटा डायरेक्टिव सेगमेंट होता है उसमें हम जो अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करवाते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं। तो हर लैंग्वेज के अपने अपने सिंटैक्स होते हैं कि किस तरह से उनका वेरिएबल्स डिफाइन होता है और कहाँ पर होता है। तो असेंबली लैंग्वेज का ये तरीका है कि आप डॉट डाटा सेगमेंट के बाद जो है, डॉट डाटा के बाद आप जो है आप उस सेगमेंट में क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन द डाटा डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर, यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा कि कहाँ पर हम जो है वो वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं असेंबली प्रोग्राम में, यानी कि डॉट डाटा और डॉट कोड के दरमियान हम जो है वो वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया कि हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल, यानी कि हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं। हर एक प्रोग्राम का, हर एक लैंग्वेज का कोई ना कोई सिंटैक्स होता है, तो किस तरह से ये असेंबली लैंग्वेज में हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को। सबसे पहले मैं आपको उसका सिंटैक्स बता देता हूँ। सिंटैक्स इसका ये होता है कि सबसे पहले हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसके बाद डेटा साइज लिखते हैं कि कितने साइज़ का वो होगा, और उसके बाद हम जो भी वैल्यू हमने पास करनी होती है वेरिएबल को वो हम लिखते हैं। तो डेटा साइज को हम इनिशियलाइज डायरेक्टिव भी कहते हैं और वैल्यू को हम इनिशियलाइज़र भी कहते हैं। ठीक हो गया। और याद रखिएगा कि डोंट यूज़ रिजर्व वर्ड एज वेरिएबल नेम, यानी कि आप वेरिएबल नेम कोई भी आप रख सकते हैं लेकिन रिजर्व वर्ड्स आप जो है वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। सपोज करें मैंने चीज़ें कुछ दिए भी हुए होंगे, ऐड आप नहीं रख सकते, सब नहीं रख सकते, मूव नहीं रखते, पुश पॉप, इस तरह की जो है आप जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आप वेरिएबल नेम नहीं कंसिडर कर सकते। अब डेटा साइज जो होता है वो हमें बता रहा होता है कि ये जो वेरिएबल नेम है या जो वो वेरिएबल है ये कितनी जगह लेगा रैम में। अब हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, जैसा कि आप C++ में देख सकते हैं या जावा में देख सकते हैं कि पहले आप उसका साइज़ बताते हैं, यानी कि उसकी डेटा टाइप बताते हैं। वो डेटा टाइप दरअसल उसका साइज़ ही होता है। या फ़र्ज़ करें इंटीजर है, फ़र्ज़ करें कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, तो वो एक किस्म का डेटा साइज़ ही होता है। हालांकि वो डेटा टाइप बता रही होती है कि ये इंटीजर है या कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, लेकिन वो डेटा साइज़ ही होता है। तो हमने लिख दिया वेरिएबल 1, ये आप लिख सकते हैं वेरिएबल 1, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। उसके बाद इनिशियलाइजर डायरेक्टिव क्या होते हैं, यानी कि मैंने ऊपर बात की है कि डेटा साइज को हम इनिशियलाइजर डायरेक्टिव कहते हैं। अब इस जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं कि हम किस तरह से अपने वेरिएबल नेम को जो है उसका डेटा साइज किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो हम नीचे देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज में 5 तरह के इनिशियलाइजर डायरेक्टिव होते हैं। सबसे पहले डिफाइंड बाइट होता है, यानी कि DB होता है। वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसके बाद अगर हमारे डिफाइंड बाइट यानी कि हमने 1 बाइट यानी कि 8 बिट का जो है वो वेरिएबल नेम हमने डिफाइन कराना होगा, तो हम DB लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, डेटा साइज की जगह पे लिखेंगे, DB लिखेंगे। उसके बाद अगर हमने ज़्यादा अपनी जो है वो वेरिएबल नेम को जगह देनी है तो DW लिखेंगे, यानी कि डिफाइन वर्ड 2 बाइट्स या 16 बिट्स। फिर हम लिख देंगे DD, यानी कि और हमें स्पेस चाहिए होगी, डिफाइन डबल वर्ड 4 बाइट्स 32 बिट्स, और जगह चाहिए DQ, डिफाइन क्वाड वर्ड 8 बाइट्स या 64 बिट्स, और आखिर में आता है डिफाइन 10 बाइट्स,
यानी कि 10 बाइट्स हमें चाहिए और उसके बाद हमें 80 बिट्स, यानी कि या 10 बाइट्स हों या 80 बिट्स हो, इन दोनों का जो है वो सेम ही लिखें, 1 बाइट कह दें या 8 बिट कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे देखेंगे हम किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। सपोज मैंने इधर लिखा वेरिएबल BB49, ठीक है। अब इधर मैंने जो 49 है ना, ये मैंने किसकी आस्की दी है, 1 की आस्की दी है। अब उसको तो आस्की ही समझ आएगी, तो ये मैंने 1 की आस्की दे दी है। लेकिन आप यानी कि चाहते हैं कि आप कोई वैल्यू ना दें, यानी कि आप वेरिएबल नेम कोई डिफाइन कर दें, ठीक है, var1 लिख दें, साथ DB लिख दें, यानी कि वो डाटा साइज़ लिख दें, और आप कोई वैल्यू देना नहीं चाहते, यानी कि आप बाद में कहीं आप सोचें कि यार मैं इसको वैल्यू दूंगा, तो आप फिर पता है आपने क्या करना है, फिर आपने लिखना है वेरिएबल 2 और साथ आगे डाटा साइज DB, और आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मैं आपको नोट पैड पर भी दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें वेरिएबल 1 लिखा मैंने, DB लिखा और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप कोई वैल्यू नहीं देना चाहते तो आप कहते हैं कि मैं बाद में दूंगा इसको, तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी नंबर की आस्की नहीं पता, यानी कि फ़र्ज़ करें मैंने ऊपर 49 लिखा हुआ है, ये मुझे आस्की पता थी कि ये वो 1 नंबर है उसकी आस्की, अगर आपको आस्की नहीं पता, आपने 1 प्रिंट करवाना है, तो आप फिर पता क्या करेंगे, आप लिखेंगे वेरिएबल 2 डिफाइन बाइट, और आप ये इन्वर्टेड यानी कि ये आप सिंगल कोट में जो है वो 1 पास करा देंगे, तो आपका जो है 1 प्रिंट हो जाएगा। फॉर एनी लेटर, यानी कि आप लेटर भी इसी तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। देखें var3 डिफाइन बाइट, और ये मैंने पास करा दिया a, ये भी प्रिंट करवा देगा वो, इससे सच कोई मसला नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप बड़ा लिखें छोटा लिखें ये आपकी मर्ज़ी अपनी है, लेकिन मेरा रिकमेंड करूँगा कि आप छोटा लिखें ताकि जो आपका कोड है वो खूबसूरत लगे। DB, तो ये हो गया जी किस तरह से हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से इनिशियलाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं कि किस नाम से हमारा जो वेरिएबल है ये इनिशियलाइज़ होने वाला है, और उसके बाद हम डेटा साइज़ लिखते हैं कि यानी कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 1 बाइट, 8 बिट, 4 बाइट, 8 बाइट, 10 बाइट, वट एवर, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितना डिफ़ाइन करवाना चाहते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आपने जो भी वैल्यू उसको देनी है, नहीं देनी, कैरेक्टर पास करना है, नंबर पास करना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। चलते हैं अपने अगली चीज़ की तरफ। सपोज करें कि आपने किसी वेरिएबल को कोई स्ट्रिंग पास करनी है, कोई स्ट्रिंग पास करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे जी वेरिएबल 3 डिफाइन बाइट, और यहाँ फिंगल कोड 1 2 3 5, और ये एंड में आ जाएगा डॉलर का साइन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसने तो बोला है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स, जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग पास कराता है, तो ये आगे इसने डॉलर का साइन क्यों लिखा है। तो मेरे भाई बात मेरी याद रखना, असेंबली लैंग्वेज में डॉलर का साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना होता है, यानी कि असेंबलर को नहीं पता होता, उसको एंडिंग पोजीशन का नहीं पता होता, वो शुरू ही हो जाता है, तो हमने एंड बताना होता है कि भाई यहाँ तक हमारा प्रोग्राम तो रोक दो। मैंने नीचे बताया भी होगा। वेरिएबल 5 मैंने डिफाइन करवाया, उसके बाद मैंने इसको स्ट्रिंग पास की, 1 2 3 4 5, या मैंने स्ट्रिंग पास की वेरिएबल 6 हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। तो डॉलर साइन क्या है जी, टर्मिनेटर एंड एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि डॉलर साइन मस्ट बी यूज इन एंड ऑफ स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो एंड में आपने डॉलर साइन लाजमी यूज़ करना है, आपने वो डॉलर साइन लाजमी यूज़ करना है, ठीक हो गया। डॉलर साइन हम यूज़ क्यों करते हैं यह भी आपको पता चल गया। स्ट्रिंग पास करनी होती है, कैरेक्टर पास करना होता है, या कोई नंबर पास करना होता है, या कोई नंबर पास नहीं भी करना होता, किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपने नंबर नहीं पास करना, आपने कोई नंबर पास करना है, आपने कोई कैरेक्टर पास करना है, और आपने कोई स्ट्रिंग पास करनी है। तो वो किस तरह से हम वेरिएबल्स डिफाइन करके इनिशियलाइज करके हम वैल्यू पास करते हैं। नीचे आ जाते हैं जी, मैं आपको एक थोड़ा सा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा किस तरह से हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। ये हमने दे दिया। अब देखें, जैसे ही हम वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं तो रैम में 2 कोड सेक्शन बन जाते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, एक डॉट डाटा का एक सेगमेंट बनता है, एक डॉट कोड का एक सेगमेंट बनता है। डॉट डाटा में मैंने आपको बताया कि हम अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, और डॉट कोड में हमारा एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। ये हमने डॉट कोड लिख दिया।
अब ये जो सिंटैक्स है ना ये वाला, मैं यहाँ मेन प्रोसीजर शुरू कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक अंडर एच डॉट डाटा डॉट कोड वेरिएबल 1 डिफाइन बाइट 1 वेरिएबल 2 डिफाइन बाइट a वेरिएबल 3 डिफाइन बाइट 1 2 3 5 और ये स्ट्रिंग ये आ गई। ठीक हो गया। अब मुझे जी देखें जी, मैंने एक डाटा को उठा के लेके आना है जी। मूव ए एक्स कामा डाटा, ये मैंने क्यों लिखा, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों लिखा। देखें जब मैं ये चीज़ लिखूँगा ना, क्योंकि जो भी मैंने डाटा रखा है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में चला गया, ठीक है। अब मुझे वो डाटा चाहिए। ये जो एट द रेट ऑफ डाटा मैंने इस वजह से लिखा, इट मूव द मेमोरी लोकेशन ऑफ डाटा इनटू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर, यानी कि जो AX रजिस्टर है वो 16 बिट का रजिस्टर है। कोई भी डाटा हमारे पास होगा वेरिएबल्स का, वो उठा के वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास ले आएगा। उसके बाद नीचे मैंने लिखा मूव DS कामा AX, यानी कि मूव डाटा एड्रेस टू DS, यानी कि कोई भी डाटा का एड्रेस होगा वो मूव करा देगा कहाँ पर, DS में। AX से उठाकर DS में चला जाएगा। गेट इनिशियलाइज एज हीप मेमोरी टू एसेस वेरिएबल नेम। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा प्रोग्राम में। देखें फ़र्ज़ करें मैंने ये चीज़ लिखी, ठीक है, तो ये मैं एक्सेस तो कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। ये एक्सेस होगा, फिर ये एक्सेस होगा, फिर ये होगा। यानी कि मुझे ये कोई काम अच्छा नहीं लग रहा कि यानी बारी बारी जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को चाहूँ मैं एक्सेस कर लूँ, यानी कि मैं जिस वेरिएबल को चाहूँ मैं एक्सेस कर लूँ। तो उसके लिए मुझे हीप मेमोरी चाहिए होती है, यानी कि हीप मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है। मूव डाटा एड्रेस टू DS सो दैट डाटा सेगमेंट गेट इनिशियलाइज्ड एज हीप मेमोरी। जो डाटा सेगमेंट होता है ना वो इनिशियलाइज क्या हो जाता है, एज ए हीप मेमोरी DS। देखें ये मैं लिखता हूँ मूव DS कामा AX। अब ये जो DS लिखा है ना डेटा सेगमेंट, ये इनिशियलाइज हो गया है किस तरह से, हीप मेमोरी के। अब AX के पास जो है वो उसने उठा के DS को दे दिया, एज ए हीप मेमोरी है DS। तो अब मैं चाहूँ तो जिस चीज़ को चाहूँ एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये फ़र्क मैंने बताना चाहा था आपको कि आप परेशान ना हो जाएं कि इसने क्या चीज़ लिख दी है। अब मैं जिसको चाहूँ, जिस वेरिएबल को चाहूँ मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने वेरिएबल 1 यानी कि वेरिएबल 2 को एक्सेस करना है या वेरिएबल 1 को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूँगा मूव, ये देखें मैं उसको डाटा जिसके पास भेजूँगा, डाटा जिसके पास वो चीज़ होती, मूव DL वेरिएबल 1। ठीक हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ मूव AH कामा 2 और ये इंटरप्ट कॉल हो जाएगी। यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई। सबसे पहले ये चीज़ आपने लिखनी है AX कामा एट द रेट ऑफ डाटा, क्योंकि उसने मेमोरी लोकेशन ऑफ, यानी कि जो भी डाटा की होगी ना फॉर डाटा सेगमेंट में जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी जो भी लोकेशन होगी वो कहाँ चली जाएगी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास चली जाएगी, AX के पास, यानी कि 16 बिट के रजिस्टर के पास वो चीज़ें चली जाएंगी। और उसके बाद फिर हमने लिखना है मूव DS कामा AX। DS जो है वो एज अ हीप काम कर रहा है, मूव डाटा एड्रेस टू DS सो दैट डाटा सेगमेंट गेट्स इनिशियलाइज्ड एज हीप मेमोरी। वो हीप मेमोरी जो है वो एसेस वेरिएबल्स फास्ट, वो हीप मेमोरी होती है ना वो वेरिएबल्स को बहुत जल्दी एसेस करती है, बहुत फास्ट वो जो है वो उनको कैप्चर या एसेस करती है। ये हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं जो मैंने डिफ़ाइन नहीं कराया हुआ, यानी कि मैंने चीज़ें सारी डिफ़ाइन करवाई हुई हैं, अब मैं दोबारा लिखूँगा जी मूव DL वेरी टू, ये भी इसी तरह ही होगा। लेकिन इसमें मैंने आपको एक और चीज़ समझानी, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में मसला आएगा। देखें स्ट्रिंग में बहुत मज़े की चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं। देखें फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ मूव DL वेरिएबल 3। अब वेरिएबल 3 क्या है, सॉरी वेरिएबल 3 एक स्ट्रिंग काम कर रहा है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग कैसे काम करेगा मेरे प्रोग्राम में, देखते हैं। मैं पहले आपको समझा लूँ तो फिर मैं इधर आता हूँ। जब मैं ये चीज़ लिखूँगा ना मूव
डी एल कामा वेरिएबल 3। हालांकि आपको ये चीज़ लग तो ठीक रहेगी यार, इसने ठीक ही कमांड लिखी है, उठा के वेरिएबल को डाटा जिसमें ले आया है, तो ये स्ट्रिंग के लिए नहीं है, ये कमांड स्ट्रिंग के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, 1 2 3 4 5 इस तरह आ जाती है, ठीक है। अब वो जब जाएगा पहले के पास, ठीक है, तो उसके बाद फिर तो दूसरे के पास जाएगा, तो वो मसला हो जाएगा। तो ये कमांड स्ट्रिंग के लिए नहीं लिखेंगे, हम स्ट्रिंग के लिए कुछ और कमांड लिखेंगे। ये हमें सिर्फ क्या करेगा, मैं ये चीज़ लिखूंगा ना, तो ये मुझे सिर्फ स्ट्रिंग की पहली चीज़ बता के दे देगा, यानी कि फर्स्ट करें स्ट्रिंग में 1 पड़ा हुआ है ना, ये मुझे 1 उठा के दे देगा, यानी कि पूरी स्ट्रिंग मुझे नहीं देने वाली ये कमांड। समझ में आई बात? फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ ना, मूव डी एल कामा वेरिएबल 3, तो मुझे स्ट्रिंग से फिर एक चीज़ उठा के दे देगी, यानी कि अगर मेरा स्ट्रिंग है 1 2 3 5, तो सिर्फ 1 ही मुझे मिलेगा। तो ये कमांड कुछ सही नहीं लग रही मुझे, ये बहुत ही कोई फ़ारग सी कमांड है। तो इसका भी इलाज मैं ढूंढ लेता हूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफसेट। मैंने ऊपर लिखा हुआ आपको बताया भी था कि पहले हम लिखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर डेटा टाइप्स क्या होती हैं, फिर ऑफसेट क्या होता है। तो वो ऑफसेट इसके लिए ही यूज़ होता है कि सबसे पहले हम जो है वो वेरिएबल 3 को ऑफसेट, एक सिंटैक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, मूव डी एक्स ऑफसेट वेरिएबल 3। ये बिल्कुल बेहतरीन कमांड है जी, भी बिल्कुल बेहतरीन चीज़ हमने लिख दी है। अब जो है हम बेहतरीन किस्म का अपना वेरिएबल जो है वो दिखा सकते हैं। अब ये ऑफसेट क्या है, आप सोच रहे होंगे ऑफसेट तो उसने लिख दिया पर बताया नहीं है कि ऑफसेट क्या है। मैं बता देता हूँ आपको। ऑफसेट क्या है जी, होल्ड द बिगनिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल एज 16 बिट। यानी कि उसने अगर ऊपर वाली कमांड से जो मैंने लिखा मूव डी एल कामा वेरिएबल 3, उसने मुझे 1 ला के दिया है, उसका अगले का उनको एड्रेस नहीं पता। ये क्या करेगा कि मुझे ये पहले चीज़ ला के देगा, फिर ये अगले का एड्रेस होल्ड कर देगा, फिर वो एड्रेस मुझे देगा। इस तरह ये कंटिन्यूस जो है वो चीज़ें मुझे होल्ड करेगा, एड्रेस मेरे वेरिएबल्स का, मेरे वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा ये होल्ड करेगा, और बारी बारी स्ट्रिंग्स के जिस तरह हमने स्ट्रिंग बतानी होती है, तो ये मुझे बताता रहेगा। होल्ड द बिगिनिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो एड्रेस होगा वेरिएबल का ये उसको होल्ड करेगा एज 16 बिट, यानी कि 16 बिट की मेमोरी में ये उस एड्रेस को होल्ड कर लेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं भी लिखना चाहते, तो कहते हैं नहीं मैंने ऑफसेट नहीं लिखना, तो उसके लिए है जी LEA। आखिरी जो हमारा टॉपिक है LEA, लोड इफेक्टिव एड्रेस। पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ। लोड इफेक्टिव एड्रेस क्या है? इट इज़ एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। किसके लिए यूज़ की जाती है? एज अ पॉइंटर इन विच फर्स्ट वेरिएबल पॉइंट द एड्रेस ऑफ सेकंड वेरिएबल। यानी कि LEA भी काम उसी तरह ही कर रहा है, यानी कि ऑफसेट वाला ही काम कर रहा है कि ये पहले पॉइंट करेगा फर्स्ट वेरिएबल को, उसके बाद ये उसका सेकंड वेरिएबल का एड्रेस को है उसको पॉइंट करेगा, यानी कि एज अ पॉइंटर काम कर रहा है ये। यानी कि पहले फर्स्ट वेरिएबल को पॉइंट करेगा, फिर जो एड्रेस होगा सेकंड वेरिएबल उसको ये होल्ड करके उसको पॉइंट करेगा, यानी कि एक कंटिन्यूस तरीके से ये काम करेगा। तो अगर आपने जो है वो ऑफसेट नहीं लिखना, आपने कहा नहीं मैंने ऑफसेट नहीं लिखना, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं LEADX वेरिएबल 3। सिंपल आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, आप बिल्कुल इसी तरह आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे जी, मूव AH कामा 2 इंटीजर 21H, मूव AH कामा 4CH, और फिर इंटरप्ट कॉल करेंगे और आपका जो है प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। मेन एंड प्रोसीजर एंड मेन, ठीक हो गया। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम डाटा सेगमेंट में हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं और उनको प्रिंट करवाते हैं। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या बात की, वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, और ये इनका तरीका किस तरह से होता है। पहले हम वेरिएबल्स को किस तरह से इनिशियलाइज़ करते हैं, कहाँ पर इनिशियलाइज़ करते हैं, डॉट डाटा सेगमेंट में हम इनिशियलाइज़ करते हैं। वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन द डाटा टाइप ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर, किस तरह से हम इनको इनिशियलाइज़ करते हैं, इनका सिंटैक्स हमने क्या बताया मैंने आपको। पहले हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर डेटा साइज लिखते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको इनिशियलाइज़र डायरेक्टिव बताया, इनिशियलाइज़र डायरेक्टिव क्या होते हैं, ये किस तरह से हम इनको लिखा जाते हैं। अगर आपने जितनी भी आपकी मेमोरी आपको दरकार है, आप उस तरह से आप इनिशियलाइज़र डायरेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। DB DW DD DQ DT तक आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
और फिर मैंने आपको छोटा सा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम बना के दिया कि किस तरह से हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं और उसमें हम वैल्यूज़ को पास करते हैं। ठीक हो गया। और ये उसके बाद फिर हमने स्ट्रिंग का बताया। स्ट्रिंग में हम जो है वो डॉलर साइन आखिर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेटर होता है, एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग होता है, यानी किसी भी स्ट्रिंग का जो एंड पॉइंट होगा वो हमारा एक डॉलर साइन होगा। डॉलर साइन मस्ट बी यूज इन एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो उसके बाद फिर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बना के दिया। पहले मैंने एक नंबर पास किया, उसके बाद फिर मैंने एक, अगर आपने कोई वैल्यू पास नहीं करनी तो आप क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं कि आप जाके एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन यानी कि हम मेन प्रोसीजर जहाँ पर लिखते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया कि आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो एक डाटा सेगमेंट का बनता है, कोड बनता है, यानी कि एक सेक्शन बनता है, और एक डॉट डाटा का और डॉट कोड का एक सेक्शन बनता है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा ये सिंटैक्स आपको बताया कि हमने किस तरह से जो है वेरिएबल जब डिफाइन करते हैं तो उनको किस तरह से एक्सेस करना है। ए एक्स कामा एट द रेट ऑफ डाटा, ये क्यों हम लिखते हैं, क्योंकि मेमोरी लोकेशन इनटू ए एक्स रजिस्टर, यानी कि ये पूरी जो मेमोरी लोकेशन होती है वेरिएबल्स की, ये उठा के ए अक्यूमुलेटर रजिस्टर को दे देता है। फिर हमने हीप मेमोरी बनाई, क्योंकि हीप मेमोरी जो है वेरिएबल्स को फास्ट एक्सेस करती है। उसके बाद हम वही तरीका जिस तरह से हम डाटा रजिस्टर को चीज़ पास करते हैं वो आउटपुट देती है। और फिर हमने किस तरह से हम जो है स्ट्रिंग को ऑफसेट और एलईए की मदद से, लोड इफेक्टिव एड्रेस की मदद से हम जो है इनको प्रिंट करवाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम मेरा समझ आया होगा। आई होप सो कि आपको मेरा प्रोग्राम समझ आया होगा। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।